हेलो दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया और 2024 में ग्रुप बी में आया था ये क्वेश्चन और ये न्यूटन के थर्ड लॉ से है। न्यूटन के थर्ड लॉ से क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखने में भारी भरकम लग रहा है बट है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ ढंग से देख लेंगे, बहुत छोटा सा है, 2-3 पेपर का, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ना इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन है, सिर्फ समझने भर के आपको दे रहे हैं इसको। तो हेलो, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस में। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट हैं तो मैं पूरी ये सीरीज चला रही हूँ, आपका पूरा कोर्स इसमें करवाऊंगी। प्लस ये रीट और सीटेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक्स के नाम जो आप देख रहे हैं वो रीट और सीटेट में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन और टॉपिक और ये जो थ्योरी वो सेम टू सेम होती है तीनों एग्जाम्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है न्यूटन का थर्ड लॉ। हमने इसका फोर्स और मोशन के लॉ का एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम फोर्स को हमने देख लिया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लिया और सेकंड लॉ भी देख लिया। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ और संवेग संरक्षण का नियम देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझाऊंगी, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगी मैं। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ तो देखते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आपने सुना होगा, ये डायलॉग भी एक तरह से कि देयर इज एन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर जो क्रिया हो रही है उसके वापस एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यानी जैसे आप जमीन पे खड़े हैं, कभी आपने सोचा है कि आप जमीन पे खड़े हैं और मानिए आपने 50 न्यूटन का बल लगाया है, तो आप जमीन पे धंस क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपने बल तो लगाया ना पृथ्वी पे। फिर आप पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं चले जा रहे हो? क्योंकि पृथ्वी भी हम पे इक्वली, जैसे आप जमीन पे खड़े, आपने यहाँ से 10 न्यूटन का बल लगाया यहाँ से इस जगह पे, तो पृथ्वी भी इधर से यानी अपोजिट डायरेक्शन से, आपने इस डायरेक्शन से लगाया डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और पृथ्वी लगाएगी अपवर्ड ऊपर की तरफ, 10 न्यूटन का ही बल लगाएगी। इसीलिए आप उस पर खड़े हो जा रहे हैं, वो धंस नहीं रही है, फ्लैट ही रह रही है और अब आप उस पर खड़े हैं। यानी हर एक क्रिया की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, बट समान परिमाण की, यानी मैग्नीट्यूड की। परिमाण का मतलब मैंने आपको बताया एक्चुअली कुछ नहीं, एक वैल्यू एक तरह से, यानी 10 न्यूटन का बल है, 50 न्यूटन का बल है, वो परिमाण है उसका। तो हर एक जो क्रिया है वो समान परिमाण की प्रतिक्रिया देता है। इधर से प्रतिक्रिया 10 न्यूटन की भी दी, बट उसकी दिशा अलग है, ध्यान रखिएगा, उसकी दिशा अलग है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक और चीज बताती हूँ खास। इसने जो बल दिया पृथ्वी पे दिया, ठीक है, और पृथ्वी ने जो बल दिया वो वापस, जैसे हम इंसान खड़े इंसान पे दिया। तो जो ये बल लग रहा है ना, वो एक चीज पे नहीं लग रहा है, वो अलग अलग चीजों पे लग रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था, घर्षण बल था जो, है ना, ये सतह पर था। मैंने आपको कहा था सतह पे जब जॉइंट रहती है तो एक घर्षण बल लगता है गति की विपरीत, यानी अगर हम इसको इस दिशा में गति करा रहे हैं, दो घर्षण इसकी विपरीत दिशा में काम करता सतह पे। और ये दोनों बल किस पे काम करे? इस एक ऑब्जेक्ट पे, है ना, ये दोनों बल एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि घर्षण बल 15 न्यूटन का है, तो ये 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वस्तु खिसकती नहीं है। जब ये 17 न्यूटन का होगा तभी वस्तु खिसकेगी, इसके अपोजिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बल, करेक्ट है। पर ये कैंसिल आउट क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये दोनों एक ही वस्तु पे बल लगा रहे थे। पर न्यूटन की गति का नियम ये नहीं है। न्यूटन की गति के नियम में जो बल लगते हैं वो अलग अलग वस्तु पे लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा कि न्यूटन की गति में जो बल लगेगा, इंसान खड़े हैं हम जैसे, तो उन्होंने बल लगाया पृथ्वी पे और पृथ्वी ने बल किस पे लगाया? इंसान पे। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे बल लगता है, एक ऑब्जेक्ट पे बल नहीं लगता है। तो देखिए इसका हम थ्योरी एक बार देख लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी समय पहली वस्तु पर समान परिमाण, परिमाण समझ गए ना आप, जैसे 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, जितना भी है उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका, बट विपरीत दिशा में लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। पहले पढ़ते तो नहीं समझ में आते ना, इसीलिए पहले एग्जाम्पल दिया है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, फिर से जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। अब देखिए दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, दोनों अलग अलग वस्तु पे, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु हो, अलग अलग वस्तुओं पे बल लगते हैं, एक वस्तु पे नहीं लगता, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होते। वरना अगर एक वस्तु पे बल लगता तो कैंसिल आउट हो जाते, ये कैंसिल आउट नहीं होते ऐसे। ठीक है, तो वस्तु पर ये कुछ गति उत्पन्न करते हैं कभी कभी। कैसे करते हैं मैं आगे बताती हूँ आपको। ये वस्तु पर समान परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होती है, सही है। यानी आप खड़े हैं तो आप पर जो बल लग रहा है और पृथ्वी जो बल लगा रही है वो एक ही साथ एक ही समय पे लगा रही है। ऐसा नहीं आपने अभी खड़े हो गए और पृथ्वी 5 मिनट बाद बल लगाएगी, ऐसा नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया एक ही साथ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है?
जैसे बताया दोनों समान परिमाण के होंगे पर दोनों की दिशा विपरीत होगी। आप इतना तो समझ ही गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, बल एक वस्तु पर कार्य नहीं करते। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए वह बल निरस्त नहीं होते हैं, एक दूसरे को समाप्त नहीं करते हैं। उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, समझ गए आप, उसका रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ, ऐसे समाप्त नहीं होता है। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप जमीन पे चल रहे हैं, चलेंगे तो आपका अगला पांव जमीन पे बल लगाएगा, कुछ लगाया तो जमीन ने भी आपके ऊपर बल लगाया, इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, आपने इस पे जमीन पे एक बल लगा के, जब हम पाँव इस तरह करते हैं तो एक बल लगता है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी भी आप पे एक बल लगाएगी, उससे आप एक आगे बढ़ेंगे, यानी उसका कुछ ना कुछ वर्क हुआ, कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका आया ना। जबकि अगर एक वस्तु पे बल लगता तो निरस्त हो जाता कि 15 न्यूटन घर्षण बल लगा, 15 न्यूटन आपने जो फोर्स दिया दिए एक वस्तु पे, तो वस्तु नहीं खिसकेगी। पर इसमें काम क्यों हो रहा है, कार्य होता है इसमें रिजल्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में, मैंने प्रीवियस ईयर में मतलब कहीं आया हुआ है, और इसमें आता कैसे, इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं ऐसे, तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो बल लगते हैं वो दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, इसलिए निरस्त नहीं होते ये। ठीक है, अब इसमें जैसे फोर्स है, जो बल है कि ए वस्तु ने अगर बी पे लगाया तो बी वस्तु भी ए पे लगाएगी। ये दोनों इक्वल होते हैं, पर ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ, जब ये आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब दिशा बता रहा है, एक तरह से दिशा इसकी विपरीत होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आगे क्या एग्जाम्पल है कि चलना है, वेन वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, मैं हिंदी में लिखती हूँ सॉरी, यानी जब हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं हम इस तरह से, तो जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है, डायरेक्शन चेंज हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। सेम बंदूक का पीछे जाना, आपने देखा होगा गन, अगर हम गन से शूट करते हैं तो ये देखिए, अगर हम, अब मुझे गन से कैसे समझाऊं मैं आपको, गन है नहीं मेरे पास, गन समझिए ये गन है, ठीक है, गन से हम शूट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने शूट किया उसको, तो ये क्रिया हुई, तो ये गन भी बैकवर्ड आएगी, प्रतिक्रिया होती है। ये एक बात याद रखिएगा, जैसे बुलेट बहुत फास्ट जाती है पर गन थोड़ी सी पीछे जाती है, यही फंडामेंट है सारा, यहीं पे है जो हम सोचते नहीं है। हमने न्यूटन का नियम पढ़ा, उसको रट लिया, अब जब क्वेश्चन आ जाते हो तो हो जाती गड़बड़। अब आपने ये चीज नहीं सोची कि जब समान बल लग रहा है तो गोली तो इतनी फास्ट गई जबकि गन थोड़ी सी पीछे गई, गन पीछे उतनी फास्ट क्यों नहीं गई, ये आपने नहीं सोचा। इसका रिजल्ट क्यों है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये सोचने वाली बात है, जो बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखता है वो सोचेगा कि अगर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो ये तो इक्वली बढ़ने चाहिए गोली और गन भी, बट ऐसा नहीं होता है। गोली तो बहुत फास्ट आगे जाती है जबकि गन धीरे से थोड़ा ही पीछे जाती है। दोनों में एक्शन और समान बल लग रहा है, मैंने आपको बोला था बल समान लग रहा है, बल चेंज नहीं है, फिर भी उसका रिजल्ट अलग अलग है। क्यों है ऐसा, ये अपन देखते हैं। देखिए, जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, ठीक है, तो बंदूक गोली पर आगे की दिशा में क्रिया करती है, तो उसी समय गोली बंदूक पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगती है, तो बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ प्रक्षेपित होती है, पीछे की तरफ चली जाएगी और गोली आगे जाएगी। डन, क्योंकि समान बल लगा है, बट उसका जो वर्क हुआ, मतलब उसके जो रिजल्ट आया उसका वो समान नहीं था। कैसे, ये देखिए, यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा मान में समान होंगे, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते। अब आप सोचिए त्वरण क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने लास्ट क्लास देखी तो आपको पता है त्वरण क्या है। अब वापस त्वरण समझाने के लिए मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। त्वरण क्या था, त्वरण था कि मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट है, उसके बीच में ये स्ट्रेट जो लाइन है वो विस्थापन है, घुमा घुमा के कोई लाइन है तो वो दूरी है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें विस्थापन है तो ये भी डिस्टेंस ही, बट इसमें एक दिशा है। अब इसको निकालने के लिए, इसको तय करने के लिए हम कोई ना कोई स्पीड चलाते हैं, दूरी के लिए चलाते हैं, उसको चाल कहते हैं। कि जैसे 5 किलोमीटर 1 घंटे में चले तो 5 किलोमीटर पर आवर, और यही सेम ही हम इसमें चलते हैं विस्थापन में भी, पर इसमें एक दिशा होती है, इसलिए इसको चाल को हम वेग बोल देते हैं। होती वो चाल ही, स्पीड ही है। आप स्पीड कहोगे तो एक ही बात है, जैसे कहते हैं किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, मतलब डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अब वो अगर बोल देता है कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से अजमेर जा रहा हूँ या जोधपुर जा रहा हूँ, तो इसमें इन्होंने एक डायरेक्शन भी दी, उसने एक दिशा बताई कि हम इस तरफ जाएंगे, वो रास्ता उधर जाने वाला है, तो ये वेलोसिटी है। हम बिल्कुल आप कंप्लीटली बोल सकते हैं, जरूरी नहीं किस स्पीड से जा रहा है, बोल सकते किस वेलोसिटी से तुम्हारी गाड़ी चल रही, करेक्ट है ये भी। अब जब हम वेग है, इस वेग को हम परिवर्तित करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे हम 5 सेकंड में यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर से हम 70 किलोमीटर पर आवर पहुंच गए, यही त्वरण है।
त्वरण मतलब वेग में एक तरह से चेंज, यानी वेग में आपने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज किया, त्वरण वेग कितना, स्पीड जो चेंज की वो त्वरण है। तो जैसे पहले जो गन थी वो गन थी रेस्ट में, तो उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, एक तरह से उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब उसने जब गया तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, यही त्वरण है। त्वरण उत्पन्न किया, त्वरण हो रहा है मतलब क्या था, एक तरह से स्पीड चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है, यानी त्वरण हो रहा है। कुछ चीजें है ना ऐसे दिखने में बहुत टिपिकल लग रही है, त्वरण वेग, बट आप उसको माइंड में सेट रखेंगे ना कि त्वरण की बात हो रही है मतलब स्पीड की चेंज होने की बात हो रही है, यानी ये वेग की बात कर रहे हैं, यानी इसमें डायरेक्शन है। अगर नॉर्मल चाल बोलेंगे तो उसमें डायरेक्शन नहीं, बट वेग और त्वरण और विस्थापन इन सब में एक डायरेक्शन होती है, सदिश राशि होती है। मैं बार बार आपसे समझा रही हूँ ना कि सदिश राशि जिसमें दिशा होती है और इनमें दिशा होती है। देखिए अब इन्होंने त्वरण उत्पन्न किया, बट ये त्वरण समान नहीं था क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, पर बंदूक थोड़ी सी पीछे गई, उन्होंने स्पीड अपनी थोड़ी सी चेंज की, वेग अपना, जबकि बंदूक गोली ने बहुत ज्यादा किया, तो ये त्वरण सेम नहीं था, जबकि बल लगा वो समान था। यही थर्ड लॉ का मूल मंत्र है, ये पूरा सारा थर्ड लॉ यहीं पे है। हम सोचते नहीं है, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अगर बच्चे काफी मुझसे क्वेश्चन करते हैं आजकल कि ये तो समान क्यों नहीं जाता, जब बल समान है तो उनकी स्पीड समान क्यों नहीं होती, पीछे का वो धक्का दे रहा है वो कम क्यों, आगे जाने वाला क्यों, क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो इस क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक नियम मैंने कहा था, F इजिकल टू क्या होता है, माँ, यानी सबसे ज्यादा बल किसमें होता है, माँ में। ये याद करने का तरीका है। M क्या था इसमें, इसमें था द्रव्यमान, और A क्या था, त्वरण। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एंडिंग में बताया था कि इसका एक कंक्लूजन हम और भी निकाल सकते हैं कि F है तो M हम इसके नीचे भेज देते हैं, यहाँ अपॉन में चला जाएगा तो F अपॉन M हो जाएगा, इजिकल टू क्या होगा, A, त्वरण हो गया। अब देखो त्वरण और मास का रिलेशन चल रहा है, क्या रिलेशन चल रहा है, जो गोली है उसका मास है वो कम है, यानी जैसे इसका गोली का होगा 2 ग्राम 3 ग्राम उतना ही होगा, और अगर गन है उसका क्या होगा, उसका होगा 250 ग्राम, कुछ तो ज्यादा होगा उस गन का वेट। तो गन का वेट ज्यादा है तो वो त्वरण कम उत्पन्न कर रहा है, और गोली का वेट मतलब मास, एक तरह से वेट किया, उसका जो मास है वो कम है तो वो ज्यादा त्वरण उत्पन्न करेगा। यही सारा है बस। बल याद रखना समान लग रहा है, बट फिर भी वो समान त्वरण उत्पन्न नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनका मास अलग अलग होता है, उनका द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी एक्चुअली क्या, एक तरह से उसका भार जो है, वैसे याद रखिएगा भार में त्वरण mg होता है, भार टोटल तो वो न्यूटन में होता है, पर हम आजकल बोलते हैं भार, भार नहीं, हम जो भार बोल रहे हैं वो मास होता है, द्रव्यमान होता है, यानी 20 किलो है। अब इसमें हम ये भी ऐड करते हैं जो लगभग 10 होता है, तो 200 न्यूटन भार होता है एक तरह से। थोड़ी ये अलग चीज है, ये मैंने बता चुकी हूँ पहले लास्ट क्लास में, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी ये है कि इसका जैसे मास द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान अगर 2 ग्राम है तो वो त्वरण ज्यादा उत्पन्न करेगी, और घन का 250 ग्राम है अगर तो वो त्वरण कम उत्पन्न करेगी, इसीलिए घन थोड़ा सा पीछे जाती है और गोली बहुत ज्यादा आगे जाती है। ये लाइन के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ 10 मिनट लगे, आप उसको अच्छे से समझिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से। और क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसा नहीं आते, और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, इन्होंने भी यही लिखा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पे लग रहा है ना, अलग अलग जो बल लग रहा है जिन वस्तुओं पे लग रहा है उनका द्रव्यमान अलग अलग है। सेम एज हम पृथ्वी पे जो बल हम पृथ्वी पे चल रहे हैं ना, तो हम पृथ्वी को भी धक्का दे रहे हैं, पृथ्वी खिसकी क्या, नहीं खिसकी ना, पर हम तो खिसके, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान आप सोचो कितना है, हमारा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारा जब द्रव्यमान कम है तो हमारा जो त्वरण है वो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का नेग्लिजिबल है, यानी हमको दिखाई नहीं दे रहा एक तरह से। पर बात यही है कि वो त्वरण नहीं उत्पन्न कर रही उतना जो दिखे हमको, वैसा नहीं करे, जबकि हमारा द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले कम है तो हम आगे मूव करते हुए दिख रहे हैं। यही है बात, यही सारा सार यही है इसमें। देखिए आगे चलते हैं अपन कि बंदूक का द्रव्यमान जो था वो गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक था, तो इसका जो त्वरण उत्पन्न हुआ, तो जो गोली का त्वरण था वो अधिक था, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान था वो कम था, तो त्वरण क्या हुआ, गोली का ज्यादा हुआ। और बंदूक का क्या था, द्रव्यमान ज्यादा था, तो उसका जो त्वरण था कम हुआ, क्योंकि जो F होता है वो क्या होता है, F इजिकल टू मा ma होता है, और हम A निकालेंगे तो M को इधर भेज देंगे। मैंने आपको बोला था फॉर्मूले को समझना आपको आना चाहिए, A ऊपर है M नीचे है, A अपॉन 1 कर सकते हैं एक तरह से अपन, यानी A और ये M जो है आगे पे इधर ऊपर नीचे है यहाँ, तो इनका जो रिलेशन होता है वो एक बढ़ेगा तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, ऐसे चलेगा इसका रिलेशन। और याद रखिएगा कंक्लूजन क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। हिंदी पूरी लिखी नहीं मैंने, क्या लिखा, इक्वल होता है यानी समान परिमाण के होते हैं,
विपरीत दिशा के होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं, और क्योंकि उन वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है इसलिए वो अलग अलग त्वरण उत्पन्न करते हैं। त्वरण क्या है? स्पीड में चेंज, है ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से ये आपको। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो क्या था कि W1 भार की एक वस्तु, ठीक है, W2 भार की चेन से किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है, तो छत जो है वो चेन को जिस बल से खींचती है वो क्या है? समझिए, ये एक छत है, समझिए, ठीक है। यहां से एक चेन बांध दी हमने और यहाँ एक वस्तु लटका दी, ठीक है। चेन का भार ये बोल रहे हैं W2 है और वस्तु का भार है W1 है। तो अब आपको मैंने बोला कि हर जगह दुनिया में जो एक्शन और रिएक्ट मतलब जितना भाव परिमाण सेम, जो जितना बल लगाया जा रहा है उतना ही बल विपरीत दिशा से भी लगाया जाता है। हम खड़े हैं वो भी बल ही लगा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से इस साइड में बल लगा रहे हैं, ये दोनों मिलके बल लगा रहे हैं, तो ये जो छत है वो इस साइड में वापस बल लगा रही है, यानी इक्वल बल लग रहे हैं दोनों पे। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो अब ये छत कितना बल लगाएगी, ये क्वेश्चन है, कितना बल लगाएगी? जितना ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं इस पे, यानी W1 प्लस W2 टोटल वेट इतना ही हो रहा है इसका पूरे का मिला के। ये जितना छत को इस तरफ खींच रही है, छत भी उसी वापस बल से उसको खींचेंगे और विपरीत दिशा में खींचेंगे, तो कितना बल लगाए? छत जो चेन को जिस बल से खींचती है वो है W1 प्लस W2। इसका आंसर बहुत सिंपल था। अब अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझा हुआ होता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ जो लॉज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो है छोटे छोटे से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। 2 नंबर आपके बचते हैं, हो सकता है उससे आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, संवेग संरक्षण का नियम, जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसका लास्ट टॉपिक है ये। अब संवेग क्या होता है आपको याद है, मैंने आपको बताया था वेग क्या होता है? वेग तो आपको बताया था स्पीड एक तरह से, उसमें चाल है, और वेग में हम उसको अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को भी इंक्लूड कर दे तो वो संवेग है। ये है संवेग, mv, याद रखिएगा। संवेग क्या है? एक तरह से कि कोई भी चीज किस वेग से चलेगी वो संवेग है। अब किसी का द्रव्यमान ज्यादा है, किसी का वेग ज्यादा है तो वो ज्यादा चलेगी, किसी का द्रव्यमान कम है, वेग भी कम है तो वो कम, उतनी की स्पीड, एक तरह से स्पीड बता रहे, कम चलेगी। यानी मैं आपसे कहूं कि किसी का अगर वेग भी इक्वल है ना, और द्रव्यमान अगर अलग अलग है तो भी संवेग प्रभावित हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि संवेग द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो जहां संवेग की बात हो रही है मतलब वो द्रव्यमान को भी कंसिडर कर रहे हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है वो भी साथ लेके चल रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो अब तक पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे कि क्या है ये संवेग संरक्षण का नियम। क्या कहता है कि जब किसी तंत्र पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता तब तक उसका जो कुल संवेग है वो सदैव अपरिवर्तित रहता है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले हम उसको समझते हैं ये एक्चुअली लॉ है क्या। ये देखिए, ये एक m1 द्रव्यमान का एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है जैसे, और ये m2 द्रव्यमान। अब मैंने इनको छोटा बड़ा बनाया क्योंकि आपको पता चले कि एक का द्रव्यमान ज्यादा एक का कम है ना, तो उसका संवेग भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये m1 द्रव्यमान का वस्तु है, ये इस वेग से इस तरफ आ रही है, और ये m2 द्रव्यमान की वस्तु इस वेग से इस तरफ आ रही है। ये तो है टक्कर, इन दोनों की अभी तक टक्कर नहीं हुई है, इससे पहले की बात। तो इसकी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो द्रव्यमान संवेग होगा वो क्या होगा? m1। ये एक्चुअली है तो v ही, क्योंकि स्टार्टिंग का से मैंने u लिखा और ये बाद का इससे v लिखा है संवेग ये दोनों, ऐसा नहीं कि u है तो कुछ अलग चीजें, v है तो अलग है। संवेग ये u का मतलब इनिशियल स्टार्टिंग का संवेग, v का मतलब जो फाइनल संवेग है, मतलब टक्कर के बाद का संवेग, इसलिए v लिखा वहां पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो संवेग इज इक्वल टू क्या हुआ? mv होता है एक तरह से, तो mu लिखा हमने m1 u1, ये तो हो गया इस वस्तु का संवेग। ये क्या हो जाएगा? I लिखा मैंने, I यानी इनिशियल स्टार्टिंग वाला। ये क्या हो जाएगा? m2 u2, इस वस्तु का संवेग, ये टक्कर के पहले इन दोनों का अलग अलग संवेग है, ठीक है। अब इनमें टक्कर हुई यहाँ पर, तो ये दोनों, ये इस दिशा में चली गई, ये इस दिशा में चली गई टक्कर करके, तो अब इसका संवेग क्या हो गया? m1 v1 यानी टक्कर के बाद का, और सेम ये m2 v2 इसका हो गया। अब ये लॉ क्या कहता है? लॉ कह रहा है कि अगर ये टकरा रही है, इन पे कोई दूसरा बाह्य बल नहीं लग रहा है, याद रखिएगा। अगर मैं हाथ लगा के उस टक्कर को रोक दूं तो बात अलग है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है उन वस्तुओं में जो टक्कर हो रही है। तो टक्कर से पहले इनका जो संवेग है, यानी इसका संवेग और इसका संवेग, इसको हम जोड़ दें तो ये संवेग टक्कर के बाद का जो संवेग है, यानी इसका, अब ये संवेग और ये संवेग, इनके योग के ये दोनों ये बराबर होंगे, यानी इन दोनों का संवेग, इनका योग जितना होगा, इन दो टक्कर के बाद इनका जो योग होगा, ये दोनों इक्वल होंगे संवेग में, ये डेफिनेटली होंगे। मैं आगे करके दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको, ये क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी कि एक्चुअली होते हैं ये। तो ये बोल क्या रहा है? यही लॉ है, इसको समझिएगा कि जब किसी तंत्र पे कोई बाह्य संतुलित बल काम नहीं कर रहा है, यानी जैसे मैं इसको रोक नहीं रही हूँ, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, असंतुलित बल वही हुआ जब कोई बाह्य बल लगता है, तो उस तंत्र का कुल संवेग सदैव अपरिवर्तित रहता है। ये कुल संवेग अपरिवर्तित, क्योंकि जितना ये है
उतना उसका यही हो गया। यानी टक्कर के पहले जितना संवेग था टक्कर के बाद भी उतना संवेग, यानी परिवर्तित नहीं हुआ, संवेग बराबर इक्वल है। टक्कर के पहले भी जितना संवेग उन दोनों ऑब्जेक्ट वस्तुओं का था वो टक्कर के बाद भी उतना ही संवेग है। उसको हम और कैसे समझते हैं, देखिए ये तो सारा समझाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द्रव्यमान आखिरकार ये मैंने आपको बताया, ये लास्ट में फॉर्मूला यही निकलता है कि पहले टक्कर के पहले जो उसका संवेग है वो u1 u2 था और टक्कर के बाद v1 v2 हो गया है। वेग ही दोनों, ऐसा मत सोचना u अलग है v अलग है, तो वेग ही दोनों। तो अब टक्कर के पहले जो था ये था, टक्कर के बाद ये था, और ये दोनों इक्वल रहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम है। यानी निष्कर्ष क्या है कि टक्कर के पहले का जो संवेग है टक्कर के बाद का जो संवेग है वो इक्वल होता है, और यही संवेग संरक्षण का नियम होता है सिंपली। अब है ना बुक में तो ये कैसे निकला आया है वो भी दिया हुआ है, बट इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा और आप हमको उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे मार्क्स आए। तो इससे आपके आराम से मार्क्स आएंगे। इस क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्राम की किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल है, वो 20 ग्राम द्रव्यमान की, ओहो 2 किलोग्राम की, मुझे लगा 250 ग्राम तक, 250 किलोग्राम की होती होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिस्टल है, वो 20 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली को 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ा जाता है। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग की गणना करो। अब ये जो क्वेश्चन है इसने ये क्या बोला, हम देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। इसने बोला है कि जो पिस्टल है ना, यहाँ हम लिख देते हैं ये पिस्टल है जैसे, ठीक है, और ये है गोली, ठीक है। पिस्टल को हम लेते हैं M1, इसको हम लेते हैं M2। पिस्टल का वेट कितना 2 kg, इसका वेट कितना है 20 ग्राम। अब याद रखिएगा इसको ग्राम को हमको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में हम इसको 1000 करते हैं किलोग्राम में बदलने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम की जगह बन जाएगा किलोग्राम, ठीक है। ये आएगा 0.02, जीरो एक तरह से नहीं लिखो ये जीरो तो भी चलेगा, 0.02 किलोग्राम, ठीक। ये इसका किलोग्राम, ये किलोग्राम में दिया हुआ था तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ग्राम में दी हुई है तो उसको किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि आपको याद होगा जो मात्रक था इसका संवेग का वो था किलोग्राम मीटर सेकंड -1, यानी ये जो मास होगा वो हमेशा हमको किलोग्राम में लेना है और ये मीटर पर सेकंड में ही आएगा वेग जो होगा इसका, ठीक है। अब इसने क्या बोला, गोली का वेग है, गोली का ये v2 इसने दे दिया, कितना दिया इन्होंने, ये दिया 150 मीटर सेकंड -1, और इसका जो वेग है v1 का ये हमको निकालना है, ठीक है। अब ये तो हमको इन्होंने दे दिया। अब आपको संवेग संरक्षण का नियम पता है, कैसे निकालेंगे हम इसको। संवेग संरक्षण का नियम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, यही था। अब इसमें u जो है और ये u2 है ये 0 है, क्योंकि जब गन चली नहीं उससे पहले उनका जो प्रारंभिक वेग था वो स्थिर अवस्था में थे ये, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 था। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर कितनी भी वैल्यू हो, 20 हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होगी। सेम यहाँ अगर 0 है तो ये m2 भले कितना भी हो ये 0 ही होगा, तो ये 0 ही आएगा। अब इधर की बात करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, ऊपर कर देती हूँ मैं। देखिए अब यहाँ की बात करते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये घन का है, ये कितना था 2, और v1 हमको निकालना था, और ये कितना है m2, ये है 0.02, और इसका जो v2 था वो कितना था 150, करेक्ट है। अब देखिए ये जो ये यहाँ पे 0 आ गया, तो हम इस v2 v1 को इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये 2 v1 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर एक तरह से, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा 0.02 इंटू 150। अब ये जो 2 है ये इस यहाँ से हटकर यहाँ इसके साथ अपॉन में जाएगा यहाँ, तो ये v1 छूट जाएगा, तो हमारे पास v1 का आंसर आ जाएगा। हमको v1 ही चाहिए, तो v1 बराबर क्या होगा 0.02 इंटू 150 अपॉन क्या आ गया 2। अब इसको पॉइंट को यहाँ हटाएंगे तो नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 है तो ये 2 0 लग जाएंगे, 2 से 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ 1 0 है तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो v1 कितना है अपने पास, v1 आ गया हमारे पास 1.5 मीटर सेकंड -1। अब क्योंकि ये माइनस यहाँ लगा हुआ है तो इस माइनस को मैं इस साइड भी ला सकती हूँ, तो ये आंसर जो है माइनस में आया, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी ये जो गन गई है, गन ऑफकोर्स कम जाएगी। अब देखिए आप इसकी स्पीड चेंज कम हुई ना, इसकी 1.5 ही हुई, जबकि ये गोली की देखो 150 थी, तुरंत ये चेंज है ना, रेस्ट से ये 150 में है तुरंत चेंज, क्योंकि इसका मास कम है, इसका 20 ग्राम ही था। अब गन का मास जब ज्यादा था तो इसका तुरंत कम हुआ ना, इसका ये सिर्फ विपरीत दिशा में गई इसलिए माइनस का साइन लगा। ये माइनस, ये क्या है
1.5 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये दोनों जीरो तो नहीं है, क्यों? देखिए यहाँ इस तरफ तो जीरो निकला, तो इस तरफ भी जीरो निकलना चाहिए, निकलेगा। कैसे निकलेगा? इधर तो जीरो था, अब देखिए 2 इंटू यहाँ क्या -1.5 है, और इधर क्या है यहाँ पर 0.02 इंटू 150 था, करेक्ट है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आएगा 3.00, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.0। ये है माइनस, तो ये माइनस में लग गया। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, एक तरह से दोनों में 3 आ रहा है ना, दोनों का जो ये संवेग आ रहा है वो बराबर आ रहा है कंप्लीट, पर विपरीत आ रहा है ना। ये देखो, यानी दोनों त्वरण इनका अलग था बट संवेग उनका सेम टू सेम है। यानी स्पीड, मैंने क्या बोला, इसका स्पीड जो है वो चेंज है, द्रव्यमान चेंज है, बट दोनों है सेम टू सेम। इसका 20 ग्राम है, 150 से जा रहा है, तो भी इसका संवेग 3 आ रहा है। ये 2 किलो की है और 1.5 मीटर स्पीड पर सेकंड से जा रही है, तो भी इसका जो संवेग है वो 3 आ रहा है। ये दोनों का 3। अब जो क्योंकि प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाते हैं, इधर भी जीरो आता है, तो ये देखो दोनों तरफ जीरो। ये है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षित रहा, संवेग जीरो का जीरो आया, यही है इसका संवेग संरक्षण का नियम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करके समझाया ताकि अच्छे से समझ जाए। बाकी क्वेश्चन ये एक बार ऐसा आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो आप इजीली कर पाते हैं। ग्रुप ए और बी जो होता है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन थोड़े टफ थे इस बार 24 में भी, पर जो CDE थे उसमें साइंस के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आए थे। तो आप मान के चलिए कि जो मैं कोर्स करवा रही हूँ वो 5 में से आप 4 क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। अगर आपने 30 डेज का कोर्स किया है, तो मैं ये नहीं कहती कि 5 में से 5 हो सकता, कुछ न्यूमेरिकल्स में मैथ्स किसकी अच्छी नहीं हो या कहीं पे आप अटक जाएं, बट 5 में से 4 क्वेश्चन मेरी गारंटी के साथ आप कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ जो 30 डेज का कोर्स है ये कंप्लीट आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी 5 में से 4 क्वेश्चन यानी 8 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो उसको पूरा आप कोर्स को देखते रहिए, मैं 1 बाय 1 वीडियो डालती रहूंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला टॉपिक हम जो लेंगे, हम रसायन शास्त्र का लेंगे, यानी केमिस्ट्री का। उसके 3 टॉपिक ही है और उसमें से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।